बता रही हूँ आप लोगों को। आयुषी नहीं, वो गलती से आई थिंक हो गया होगा, आदित्य बेटा आयुष है वो, ठीक है। देखो बच्चे, कल हमने डी ब्रोई और हाइजेनबर्ग कर लिया था और बहुत इजी था, उससे क्वेश्चन भी इजी आते हैं, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। वो क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है वो जो इम्पोर्टेंट मिसलेनियस में आप देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। और एक जो मैंने वो लिथियम और प्रोटोन वाला वो आप लोगों को रेशियो बताया था, वैसा घुमा सकता है क्वेश्चन, उससे ज्यादा वो नहीं जाएगा, है ना। और हाइजेनबर्ग में तो बहुत सिंपल रहता है, आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। कई बार तो डायरेक्ट कैसे आ जाता है क्वेश्चन कि बताओ इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है करेक्ट एक्सप्रेशन है। यश ऐसे मत किया कर बेटा, कहाँ था, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रहेगा। जो बच्चे नहीं आए हैं वो थोड़ा सा उनको लॉस होने वाला है, थोड़ा नहीं शायद ज्यादा ही हो जाए। अभी तो ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो चल जाएगा। लेकिन जो आज मैं रात को स्टार्ट करवाने वाली हूँ क्वांटम नंबर, मैं फिर बोल रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि जो ये क्वांटम नंबर है ना, अगर किसी ने मेरी क्लास नहीं ली क्वांटम नंबर की, तो ट्रस्ट मी, जो मैं पीरियोडिक टेबल वाला आप लोगों को आगे चैप्टर कराने वाली हूँ वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत चीजें बताने वाली हूँ, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं किसी ऑर्बिटल में, शेल के बारे में बताऊंगी, सब शेल के बारे में बताऊंगी, ओरिएंटेशन के बारे में बताऊंगी। तो ये वाला, ये जो क्वांटम नंबर वाला लेक्चर है, ये अटेंड करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो पीरियोडिक टेबल को समझना, अदरवाइज नहीं आएगा। वो बोलते हैं ना इनऑर्गेनिक का, हाँ हाँ रेगुलर क्लासेस ऐसे ही होंगी बेटा, रेगुलर अपना थोड़ा सिलेबस पीछे चल रहा है, इस वजह से मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाई है मैंने, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना जो किसी इनऑर्गेनिक का बेसिक क्या है, इनऑर्गेनिक का बेसिक ही क्वांटम नंबर। अगर आपको इनऑर्गेनिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्वांटम नंबर की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, और ये ऐसी क्लास होगी जिसकी आपको रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ेगी। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये क्वांटम नंबर की क्लास आपकी ऐसी, डरा नहीं रही हूँ, सच्चाई है। क्वांटम नंबर की क्लास ऐसे होने वाली है, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आपको क्लास में समझ में आ जाए, लेकिन आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा भी देखेंगे। बेशक आप स्पीड बढ़ा लेना उसकी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखेंगे दोबारा कर, ठीक है जी। दूसरी चीज ये है कि वैसे तो अभी मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करा दूंगी, रात को मैं क्वांटम नंबर स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन क्वांटम नंबर इतना छोटा नहीं है कि वो 1.5 घंटे में हो जाए, कम से कम उसको 3 घंटा चाहिए ही चाहिए। और एक आपकी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं आपकी एक फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करवाऊं, क्योंकि सैटरडे को तो मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि आप लोगों की रिवीजन क्लास होगी, जिसमें आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। लगभग मैं सोच रही हूँ 50 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊं प्रैक्टिस में, ठीक है। तो अगर फ्राइडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ी तो बच्चा प्लीज आ जाना, मैं 4 बजे ही लूंगी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। डरा नहीं रही हूँ, ट्रस्ट में, क्वांटम नंबर इतना अच्छा टॉपिक है ना, इतना अच्छा टॉपिक है। हो सकता है कि अभी तो आप, हो सकता है कि जब मैं रात को आपको पढ़ाऊं या कल परसों ये चैप्टर खत्म करूं तो आपको बहुत ही गंदा बकवास चैप्टर लगे कि मैम ये क्या पढ़ा दिया, हमारे तो सर से ऊपर से गया है। मेरे पढ़ाने के बाद क्लास में तो तुम्हें आ जाएगा, हो सकता है क्लास में जाने, क्लास से बाहर जाने के बाद तुम ये चीजें सोचो, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप आगे अपना पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर करोगे ना, तो आपको ये चीजें ना देख के ऐसे लगेंगी, अरे ये क्या चीज थी इतनी इजी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए चीजें नहीं है, आप लोगों के लिए ये चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको चीजों में डिफिकल्टी आ सकती है, बट मेरे रहते हुए मैं नहीं आने दूंगी, ठीक है जी। चलूं अभी, चलो। तो आज का टॉपिक है हमारा, हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम सैटरडे को 4 बजे क्लास मत रखना प्लीज। एक मिनट, ठीक है बेटा, एक्चुअली ना वो मेरे हाथ में नहीं है बेटा क्लास रखना, बट मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम बेसिकली आज करते हैं। आज का मुझे डेट बता दो फटाफट, 10 मई है, यस मैम। 11। आज तो मेरे दोनों बैच आए हुए, लेकिन बच्चे बहुत कम है, दोनों को मिला के 50 स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, क्योंकि मेरी दोनों क्लास में 25 रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं बस, जो कि बहुत ही गंदी बात है ना। चलो, अटेंडेंस मैं लगाऊंगी नहीं किसी की फिर, चलो आज। तो ये टॉपिक कैसा है मैम, ये टॉपिक भी जैसा बाकी सारे टॉपिक थे वैसे ही ये टॉपिक है, इसको भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप जितना अब तक सब कुछ
आई होप कि समझ में आ गया है तुम लोगों को, ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है, आप लोगों को दिख रहा है, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैं आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो सन से आपकी रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे, उसको आप क्या बोलते हो, सोलर रेडिएशंस बोलते हो, पता है ना। और वो इनके टाइप्स है, सोलर रेडिएशंस के ये टाइप्स हैं, ठीक है। इनको इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर में लगा दोगे तो इनको क्या बोलोगे आप बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलोगे। आपको पता है इस टाइम आप अपने घर पे बैठे हो तो कितनी सारी रेडिएशंस मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो लैपटॉप से जो रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, ये फोन देख रही हूँ इसमें से रेडिएशंस आ रही हैं, आपके घर में टीवी चल रहा है वहां से रेडिएशन आ रही है। तो बेसिकली हम क्या है, जो अपने घर में बैठे हैं वो हम क्या है, हर जगह से रेडिएशन से घिरे हुए, पता है ये वाली चीज, पता ही होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं, लेकिन अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैम अगर हार्मफुल होती है तो हमें प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना। फोन ज्यादा चलाने से हमें कुछ ना कुछ, मतलब ज्यादा अगर हम अंधेरे में फोन चलाते हैं वो रेडिएशंस काफी हार्मफुल होती है। तो जो ये विजिबल, बेसिकली विजिबल के बाद वाली जो रेज होती है, यूवी एक्स रेज, ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल रहती है, इसलिए गर्ल्स तो इवन बॉयज भी जो है सनस्क्रीन लगाते हैं, है ना, ताकि यूवी रेस से बचे, हाँ ठीक है, यूवी रेस से बच सके। और ये शेड्स भी आप लोग लगाते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी मैंने आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बता दी थी, इसको कैसे याद रखना है पता है ना आपको, राम इनविजिबल यूएक्सजी को गए, याद आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, गामा रेस से रेडियो वेव्स की तरफ आ रहे हो, तो एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ क्या है बच्चा, इंक्रीज हो रही है ना, यही बताया था। तो बस ये वाली चीज है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको आगे लेके जाने वाली हूँ जहां पे मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बेसिकली बताने वाली हूँ, ठीक है। ओके, तो आपको याद है जब मैं बोहर मॉडल बता रही थी तो मैंने उसका नाम रखा था बच्चे, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, याद है आपको? यस मैम। यस मैम। इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा नाम क्यों था, दो चीजें थी, एक तो वो कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल था, दूसरा इसीलिए कि उसने क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब उसने कैसे एक्सप्लेन किया वो आज हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब ना जो आपका स्पेक्ट्रा होता है, स्पेक्ट्रम को हम स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रा जो होता है दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली स्पेक्ट्रा को मैंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है बच्चे, एक तो एमिशन कैटेगरी में, दूसरा एब्सॉर्प्शन में। आज ही क्लास में ही लर्न करके जाना है ताकि रात को आपका जो पूरा फोकस हो वो किस पे हो, क्वांटम नंबर पे हो, ठीक है बच्चे। तो मेरी क्लास में आने से पहले ये सारा रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। जब जब भी खुशबू मैम की क्लास में जाएंगे हम सारा रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि आपको दिख चुका है केमिस्ट्री जितना सिंपल आप 10th में पढ़ के आए थे उतना सिंपल 11th में नहीं है, हम लोग बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। यश वाई सॉरी बेटा, ठीक है, हम बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी को इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, किस लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। जो एनसीईआरटी का, अगर आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो देखेंगे बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो अगर आप उनको प्रैक्टिस में लगा रहे हो तो मतलब अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी इस चैप्टर में, और मॉड्यूल के तो लगते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो आ जाओ। तो मैंने क्या किया बच्चे, स्पेक्ट्रा को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। अब एमिशन स्पेक्ट्रा भी बेटा, इवनिंग की क्लास अब देखो नहीं ले पाओगे, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी इस पे आ जाओ। एमिशन स्पेक्ट्रा भी तीन टाइप का होता है, कंटिन्यूस, लाइन और बैंड। कंटिन्यूस, लाइन और बैंड। एब्जॉर्प्शन दो ही टाइप का होता है, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। आपको बैंड स्पेक्ट्रा में नहीं पढ़ाऊंगी, मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो एमिशन वाले स्पेक्ट्रा पे रहेगा, एब्जॉर्प्शन का थोड़ा बता के छोड़ दूंगी, ठीक है। चलो, तो मैम सबसे पहले आप ये बताओ कि एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, ये आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए, सुंदर सुंदर नोट्स बनाने के लिए मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हैं, ताकि आप लोगों जब पढ़ो और जब आप लोगों को नोट्स बनाने हो तो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ओके, तो बच्चे एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, when the radiations emit from the source, example from the sun, is passed through directly through the prism and then received on the photographic plate। अभी ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ये देखो मैं आप लोगों को समझाती हूँ।
मान लो ये आपके क्या है, एनर्जी के लेवल्स है, याद आ रहा है मैंने आपको बताया था n=1, n=2, यस मैम। तो ये आपका एनर्जी के लेवल्स है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका n=1 वाली ऑर्बिट में है, राइट सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तो अब क्या करेगा, इसके ऊपर आप रेडिएशन एमिट कर रहे हो, इस रेडिएशन की अपनी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन जो भी रेडिएशन आप डाल रहे हो उनको क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे लेवल में एक्साइट करेगा। यस लेकिन कंडीशन क्या थी, जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो उतनी होनी चाहिए कि वो इसके बराबर हो, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो, तो बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या जाएगा, हायर लेवल में जाएगा, क्योंकि अब उसकी एनर्जी बढ़ गई। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उड़ के किसी और उस पे चला जाएगा, वो क्या करेगा, अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, लौट के वो अपने घर ही आता है। आप भी बाहर कितनी गेड़ियां मारने चले जाओ, लौट के रात को अपने घर ही आओगे, ठीक है, क्योंकि हर किसी को क्या है, स्टेबिलिटी अच्छी लगती है। आपको अपने घर ज्यादा नींद अच्छी आती है, तो कितने अपने दोस्तों के साथ घूम लो, लौट के तो घर ही आओगे, क्योंकि जो घर के बेड पे जो आपको लोगों को आराम मिलता है वो आपको बाइक वगैरह इन पे नहीं मिलेगा, बाइक स्कूटियों पे नहीं मिलेगा, समझ गए। तो ऐसे ही सेम सीन इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, जो लाइफ टाइम होता है बच्चा एक्साइटेड स्टेट में वो कम आता है, तो वो लौट के दोबारा ग्राउंड स्टेट पे आता है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक है, रेडिएशन को एमिट करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दी जाती है, अगर आपको देखना है कि किस हिसाब से किसी इलेक्ट्रॉन का आप स्पेक्ट्रा देख रहे हो, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाती है, और जो भी वो रेडिएशन एमिट करता है वो जितनी भी लाइंस है वो है स्पेक्ट्रा पे रिकॉर्ड हो जाती है। इसी को ही हम बोलते हैं क्या बच्चा, एमिशन स्पेक्ट्रा। मैम ये कैसे देखते हैं, आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होगी ना मैम, ये चीजें हम कैसे देख पाते हैं, ये तो आपने सिर्फ बता दिया, क्या इसको देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है क्या, कोई एपरेटस होता है क्या, ये बातें आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए, आ रही है, Yes, ma'am. ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, दिव्यांश आई थिंक यही क्वेश्चन पूछ रहा था ना मेरे से, ठीक है। तो अब सुनो मेरी ध्यान से, एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर, आप लोग गूगल पे सर्च मार सकते हैं, इसकी अच्छी सी इमेज मिल जाएगी, अभी मत मारना प्लीज, ठीक है। तो आपका स्पेक्ट्रोमीटर ना बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हो आप, ध्यान से सुनना, उसमें ना लेंस लगे होते हैं अलग अलग से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, आप सैंपल डालते हो, बेसिकली जिस सैंपल का आप स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, ये अभी नहीं है, ये ग्रेजुएशन में करोगे आप, फिजिक्स में होता है ये एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रोमीटर वाला, ठीक है। आप ग्रेजुएशन में करते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स ली है तो, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप जिस सैंपल का स्पेक्ट्रा डिटेक्ट करना चाहते हो उस सैंपल को आप एक ट्यूब में भर के रखते हो, ठीक है। अब वो गैस है या कुछ और है, NaCl का सॉल्यूशन है, कुछ भी है, ठीक है। और वो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फिर वो डिटेक्टर लगा होता है, मतलब जैसे आप अपनी आई से देखोगे स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, जैसे आप टेलीस्कोप नहीं देखते, तो वहां पे भी ऐसे ऐसे बना होता है टेलीस्कोप जिसके थ्रू आप देखते हैं। तो जिस सैंपल के बारे में, जिस सैंपल का स्पेक्ट्रा आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, उस स्पेक्ट्रोमीटर में वो सैंपल को डालते हैं, किसी प्रिज्म के थ्रू वो लाइट पास होती है, और स्पेक्ट्रा में आपको क्या है, अलग अलग लाइन्स दिखती है। तो ऐसा नहीं है मैम ने बता दिया ऐसा हो गया, प्रॉपर उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो आपको जिसका स्पेक्ट्रा देखना होता है वो विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर देखते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को, मतलब इस जो ये जो सबके अंडर आता है, वो किसके अंडर आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सारी चीजें पढ़ते हो। और स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि नहीं पूछेगा, बट अगर कोई पूछ ले तो आप बोल देना इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। यही तो हम कर रहे हैं, रेडिएशन हम क्या है, डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, फिर वो वापस रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो जो भी वो रेडिएशन जिस भी रीजन में एमिट करेगा, वो जो हम स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो वो प्लेट लगी होती है उस पे हमें दिख जाएंगे कैसे कैसे लाइंस आ रही हैं। क्या ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे कैसे आप देखते हैं, ठीक है बच्चा, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो थोड़ा सा फील आने लगा कि ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट हो नाम की चीज होती है जिसमें हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको वहां पे रेडिएशन ऐसे एमिट होते हुए नहीं दिखाई देंगी,
वो अंदर ही अंदर प्रोसेस हो रहा है, आपको सिर्फ क्या देगी, दिखाई देंगी फोटोग्राफिक जो प्लेट लगी होती है उसमें, उस पे लाइंस दिखाई देंगी आप लोग। ठीक है, चलो मैम थोड़ा सा आगे और लेके चलो। अच्छा, अभी इधर देखना बच्चे, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, 3 टाइप का, कंटिन्यूस, लाइन और बैंड। शुरू करें। तो बच्चे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैंने सबकी इमेज लगाई हुई है सो दैट आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना आए। तो बच्चे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो सबको पता है, 9वीं 10वीं में सारे पढ़ के आते हो कि अगर आपको पता है व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ये सबको पता है बच्चे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 10th में ये एक्सपेरिमेंट किया हो, हर स्कूल में नहीं कराते, मुझे नहीं पता आप लोगों के स्कूल में कराया है, नहीं कराना चाहिए अगर नहीं कराया तो अगर आप कोई भी सोर्स है व्हाइट लाइट का, कोई भी, कोई सन है, कोई बल्ब है, कोई भी हॉट ग्लोइंग बॉडी है, अगर आप वो प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो आपको इस तरह से कलर्स का बैंड मिलता है। कैन यू सी दैट बच्चा? ठीक है, यही तो है आपका विबग्योर, यही तो है आपका विबग्योर, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया, नीचे से शुरू कर सकते हो, विबग्योर यही तो है, ये आपको पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो ये किस में स्प्लिट हो गया, 7 डिफरेंट वाइड ऑफ बैंड्स ऑफ कलर में हो गया है, फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, लाइक रेनबो, है ना। रेनबो जब आप देखते हो, क्या आपको अलग अलग से वॉयलेट दिखता है या अलग से इंडिगो दिखता है? नहीं, सारे जो कलर्स होते हैं आपस में क्या होते हैं बच्चे, मर्ज हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला जाता है। दीज कलर्स आर सो कंटिन्यूस दैट ईच ऑफ देम मर्ज इनटू अनदर या मर्ज इनटू नेक्स्ट। दिस इज योर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो मैम, बट हम तो 11th में हैं। अब 11th में क्या चीजें आप नहीं पढ़ाओगे वो बताओ। ठीक है, अब 11th में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा लाइन स्पेक्ट्रा का नाम, नहीं सुना होगा, ना ही आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का नाम सुना होगा। ठीक है, चलो, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताइए सारे के सारे। यस मैम। मैम इसमें तो कुछ था नहीं। अब ध्यान से देखना, ये मैंने ना एक बुक की फोटो लगाई हुई है, क्योंकि ये प्रदीप की बुक है, अगर आप लोगों के पास है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अगर किसी को स्ट्रक्चर ऑफ एटम की थ्योरी पढ़नी है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, एनसीईआरटी को मत उठाना, प्रदीप को उठाना, अगर प्रदीप की बुक है तो। ठीक है, इसकी पीडीएफ जनरली नहीं होती है साइट पे, मेरे को तो आज तक नहीं मिली, तो ये मैंने अपनी मेरे टाइम की बुक्स मेरे पास रखी हुई है 11th 12th की, तो क्योंकि इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें बोलते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इस वजह से मैंने उस बुक की ही यहाँ पे कटिंग लगाई हुई है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करें बच्चे। यस मैम। अच्छा, अभी तक हमने क्या देख लिया मैम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। अभी मैं एमिशन के बारे में ही बता रही हूँ, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। अभी मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, राइट। तो मैम लाइन स्पेक्ट्रा बोले तो क्या बोलना चाह रहे हो आप? अब ध्यान से देखो बच्चे। ठीक है, आपको ये इमेज दिख रही है क्या, ये सबको जो मैंने राइट हैंड साइड लगाई हुई है, थोड़ा सा जूम करना, इसको जूम करना, बहुत अच्छी चीज आपको पता लगने वाली है। मान लो बच्चे आपने इसमें क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया है। सोडियम क्लोराइड सबको पता है, NaCl। यस सॉल्ट। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बेसिकली जो आपने लिया है, वहां से जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उसको आपने किससे पास किया, प्रिज्म से। ये सारा काम किसमें हो रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर में हो रहा है। समझ रहे हो ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बहुत ही क्लियरली दिखाया हुआ है, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं ये। ठीक है, तो बेसिकली जो बीम पास कराई गई है बच्चे, कहाँ पे, प्रिज्म से, तो आप देख पा रहे हो बच्चे कि जो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इस पे सिर्फ आपको 2 लाइंस दिखाई दे रही है बच्चा। क्या आप देख पा रहे हैं? सिर्फ 2 लाइंस, और ये 2 लाइंस क्या है, येलो लाइंस है, और उनकी वेवलेंथ भी दिखाई दे रही है। बाकी सबका क्या दिखाई दे रहा है, सारा का सारा ब्लैक दिखाई दे रहा है। ब्लैक में 2 येलो लाइन चमकती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, when some volatile, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, when some volatile salt is placed in the Bunsen flame or an electric discharge is passed through a gas, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, द कलर ऑफ लाइट एमिटेड, जो कलर एमिट हुआ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो, नेचर ऑफ सब्सटेंस। आपने क्या सब्सटेंस लिया है, उसने कौन सी रेडिएशंस, कौन सी लाइट एमिट की है फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा सब्सटेंस लिया है। जैसे मान लो आपने सैंपल में हाइड्रोजन गैस ली है, तो जब आप उसको पास करा रहे हो प्रिज्म से, तो आप देख पा रहे हो कितनी सारी आपको लाइंस मिल रही हैं।
आप देख पा रहे हो कितनी सारी लाइन। जब आपने NaCl लिया तो सिर्फ आपको 2 येलो लाइंस मिली, जब आप हाइड्रोजन का सैंपल ले रहे हो तो आपको इतनी सारी लाइंस मिल रही है। तो ब्लैक में आपको देखो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे, पिंक पिंक से कलर दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहा है सबको। तो ये Yes, क्या ma'am. है, यही तो लाइन स्पेक्ट्रा है। ये देखो ना क्या बोल रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और इट्स सोल्ट एमिट येलो लाइट। अगर आप मान लो सोडियम की जगह पोटेशियम का सोल्ट लेते तो वो वॉयलेट कलर देता। इफ दिस लाइट इज रिजोल्व इन स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज फाउंड दैट नो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन। क्या आपको यहाँ पे कोई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहाँ पे सारे विबग्योर वाले कलर दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। समझ पा रहे हो? वो सारे के सारे क्या हैं, छुप गए हैं। सिर्फ कौन सी लाइट दिख रही है, कौन से आपको लाइंस दिख रही हैं? जो उसने एमिट की हैं, जो क्या है उसने एमिट की हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बट सम आइसोलेटेड कलर्ड लाइंस आर ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पेसेस। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और सिंपली लाइन स्पेक्ट्रम। ईच लाइन, ध्यान से सुनना, ईच लाइन इन स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। जो आपको लाइन दिखाई दे रही है फोटोग्राफिक प्लेट पे, हर एक लाइन की अपनी वेवलेंथ है। आप लोग देख पा रहे हैं, इसकी क्या है 5896, दूसरे वाले की क्या है 5890। ठीक है, यानी कि ये भी ऑब्जर्व किया गया, ईच एलिमेंट गिव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। हर एक एलिमेंट अपना स्पेक्ट्रम देगा। NaCl ले रहे हो तो 2 येलो कलर की लाइन मिल रही है। अगर मान लो पोटेशियम सोल्ट ले रहे हो, KCl ले रहे हो तो वो वॉयलेट कलर का देगा। ठीक है, अगर मान लो हाइड्रोजन सैंपल ले रहे हो तो वो ये दे रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि किस पे डिपेंड कर दिया, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड कर दिया कि आपको लाइंस कौन सी मिलेंगी। आपको इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिल रहा, आपको इसमें सारे कलर देखने को नहीं मिल रहे, आपको इसमें से कुछ ही कलर देखने को मिल रहे हैं। बोलो हाँ या ना। जैसे इन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑलवेज गिव 2 कलर, सॉरी सोडियम ऑलवेज गिव 2 येलो लाइंस, दोनों की वेवलेंथ है। हेंस द स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट are described as their fingerprint different from each other like the fingerprint of human beings। ये लाइन समझ में आई सबको? Yes, ma'am. क्योंकि हर एक सब्सटेंस का अपना स्पेक्ट्रा है। जैसे हमारा अपना फिंगरप्रिंट है, मेरा फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी और से मैच नहीं हो सकता। बेशक उसकी मेरे से शक्ल मिलती हो, बेशक मेरा उससे नाम मिलता हो, लेकिन जो मेरे फिंगरप्रिंट है वो मेरे फिंगरप्रिंट है, किसी और के नहीं है। ऐसे ही जो ये येलो लाइंस है ये सिर्फ NaCl की हैं और किसी की नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ लाइन स्पेक्ट्रम? ठीक है। अब जब मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताऊंगी ना तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। यस बच्चा समीक्षा? मैम वो गलती से हैंड रेज हो गया। चलो अब मैम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बता दो, और चीजें क्लियर होने जा रही हैं आपकी। आपकी मर्जी है बच्चे, अगर आप ये PDF अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं या तो एक काम करो इसी का PDF निकाल लेना, अगर आपको लगता है कि बहुत दिक्कत आ रही है नोट्स बनाने में। क्योंकि मेरे को सच बताऊं 11th 12th में मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि आप लोग एक एक लाइन लिखो, मेन चीजें जरूर लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको एमिशन स्पेक्ट्रा में जरूरी है क्या ये सारी चीजें लिखना? सिर्फ ये डायग्राम बनाओगे तो आने वाले अगर 15 दिन में दोबारा नोट्स को रिवाइज करोगे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये लाइन स्पेक्ट्रा के फिगर्स दे रखे हैं? बताओ। तो आप जाएगी इतना बड़ा थ्योरी तो आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आप डायग्राम बनाओ सिंपल और आपको पता लग जाएगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है या एमिशन स्पेक्ट्रा है। चलो बच्चे अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। मैम एब्जॉर्प्शन समझ रहे हो ना? एब्जॉर्प्शन और एमिशन आपने बैंड स्पेक्ट्रम करवा दिया? हाँ जी बच्चे। मैम आपने एमिशन में बैंड स्पेक्ट्रम करवा दिया? बैंड स्पेक्ट्रम नहीं करना है तेरे को बेटा। किसने कहा है करना है तेरे को? क्यों मैम? हाँ वाई इसीलिए क्योंकि पहली बात तो ट्रस्ट योर टीचर, तू ट्रस्ट नहीं करता है बिल्कुल भी टीचर पे, है ना? वो करता नहीं है जो मैं करवा देती हूँ, और दूसरे जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो करें। जो बैंड स्पेक्ट्रा है उसका रीजन मैं दूंगी कि मैं क्यों नहीं करवा रही हूँ, और आपके सिलेबस पे भी नहीं है। पहली बात तो ये इसलिए नहीं करवा रही हूँ, बाकी क्या रीजन है उसका वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाँ, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चा पार्टी? When a beam of continuous light is passed through a tube, आपने क्या किया सैंपल में NaCl सॉल्यूशन लिखा है, लिया है, आप सबको दिखाई दे रहा है क्या बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। तो जैसे ही आपने ये प्रिज्म से पास किया तो आप लोग देख पा रहे हैं जो आपका
आपका जो स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपके सारे कलर दिखाई देंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। लेकिन जब वो येलो दिखाने का टाइम आया तो देखो ये ब्लैक लाइंस आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। देखो मैं बनाऊं क्या इसको थोड़ा सा अच्छे से, ये देखो बच्चे, ये ब्लैक लाइंस आपको दिखाई दे रही है। यस मैम। यानी कि इसने क्या किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आपने रेडिएशन एमिट करी, तो उसने जो येलो कलर वाली वेवलेंथ थी वो क्या कर ली, एब्जॉर्ब, निगल गया, उसको निगल गया, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रही है फोटोग्राफिक प्लेट पे। और यही मैं एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या दिखा रही थी, जो निगलेगा, जो अंदर लटकेगा वही वो एमिट करेगा। तो यहाँ पे एमिट उसने क्या की, 2 येलो लाइंस एमिट की। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो वो एब्जॉर्ब करेगा वही वो एमिट करेगा, जो वो एब्जॉर्ब करेगा। हाँ बोलो बेटा। मैम थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, दोबारा रिपीट कर दोगे? देखो जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बच्चे क्या है, आपने सैंपल में Na सॉल्यूशन लिया विवेक, राइट? तो जब तुमने इसको प्रिज्म से पास किया, पूरा स्पेक्ट्रोमीटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आप जब वो फोटोग्राफिक प्लेट देखोगे ना, तो उसमें आपको सारी कलर की लाइंस दिखेंगी, सिर्फ येलो की नहीं दिखेंगी। येलो क्यों नहीं दिखेंगी विवेक? इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो आपने रेडिएशन एमिट करी उस इलेक्ट्रॉन पे, जो भी मेटेलिक सरफेस है उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसने यानी कि जो येलो वेवलेंथ वाली रेडिएशन है उसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तभी वो क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट पे येलो वाली लाइन को नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आते जब वो रेडिएशन एमिट करेगा, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे कौन सी लाइंस दिखाएगा, जो उसने एब्जॉर्ब की थी। यानी कि कौन से कलर की दिखाएगा, जल्दी बोलो। येलो कलर। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस यस मैम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पर कैसे है मैम? मतलब दोनों चीज पे सेम ही तो गिर रही मैम लाइट। किस पे? मैम ये जो आपने पीला कर रखा है मैम यहाँ पे। नहीं, दोनों अलग चीज है। वो सिर्फ मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझा रही हूँ कि ये लाइन स्पेक्ट्रा का है और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जब वो एनर्जी जो मतलब जिस वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा वो आपको नहीं दिखेगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, और जब आप लेकिन उसका एमिशन स्पेक्ट्रा देखोगे फोटोग्राफिक प्लेट के, तो आपको वही लाइंस दिखेंगी जो उसने एब्सॉर्ब करी थी। जो हमारा आज पूरा का पूरा लेक्चर है वो किस पे डेडिकेटेड होने वाला है विवेक, एमिशन स्पेक्ट्रा पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की मैं बात ज्यादा नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें मतलब किससे है, हमें मतलब इससे है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापिस आया, तो वो कौन कौन से वाले लेवल पे गया, दूसरे लेवल पे गया, पहले लेवल पे गया, तीसरे लेवल पे गया, कहाँ गया, यही आज पढ़ना है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। एक बार जो जितना मैंने एक बार पढ़ाया है, क्या आप लोग थोड़ा सा इसको देख के मुझे बता सकते हैं कि मैम ठीक है? द डार्क लाइन्स इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ध्यान से सुनना, द डार्क लाइन्स इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ अपीयर एट द सेम पोजिशन as the bright lines in the emission spectra of the substance। क्या ये लाइन समझ में आई? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जहां पे डार्क लाइंस आ रही थी, एमिशन स्पेक्ट्रा में वहां पे क्या आ रही थी, ब्राइट लाइंस आ रही थी। याद करो, दिखाऊं? ये देखो यहाँ पे येलो की कोई कलर नहीं आ रहा, जबकि उसी सेम जगह पे सेम पोजीशन पे येलो लाइन आ रही है इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर? चलो अच्छा, फिर उन्होंने क्या दिया हुआ, ये तो बकवास है। एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम हैज 2 ब्राइट लाइंस, आपको याद नहीं रखनी है वेवलेंथ, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। वेयर एज इट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हैज 2 डार्क लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द सेम वेवलेंथ। अब समझ में आ गया विवेक? जो एब्जॉर्ब करेगा वही क्या करेगा, एमिट करेगा। क्लियर? यस मैम। पक्का वाला क्लियर? हाँ, ma'am. जूते वाला क्लियर नहीं होना चाहिए। अब मैं दिव्यांश के क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। मुझे नहीं पता बैंड स्पेक्ट्रा इसके, अच्छा बैंड स्पेक्ट्रा आई थिंक इसके माइंड में, आपके माइंड में यहाँ से आया हुआ है ना दिव्यांश? यस मैम। तो बेटा पहली बात तो ये लाइन स्पेक्ट्रा बता रही थी, बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं बेसिकली बैंड स्पेक्ट्रा इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि जो हम स्पेक्ट्रा डिस्कस करें वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिस्कस करें, एटम्स का स्पेक्ट्रा, ठीक है बच्चे। और जो बैंड स्पेक्ट्रा है ना, वो हम किसके केस में डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूल्स के केस में, समझ रहे हो बेटा। और मॉलिक्यूल्स के केस में ना बहुत अलग अलग टाइप की ट्रांजिशन होती हैं। कैसे कैसी?
कैसी टाइप की ट्रांजिशन होती है? मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है। तो उसमें अलग अलग ट्रांजिशन होती है, जिसकी वजह से जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लिकेट होता है, कॉम्प्लिकेट। और उस केस में एटॉमिक स्पेक्ट्रा में तो आप देखेंगे लाइंस आ रही हैं, आप लोग देख पा रहे हैं ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में लाइंस आ रही हैं, क्या आप लोग देख पा रहे हैं बच्चा? लाइंस आ रही है। जबकि बैंड स्पेक्ट्रा में क्या आता है, लाइंस नहीं आती, इस तरह से ब्रॉड बैंड आता है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बैंड स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी क्लियर हो गया सबको? तो मैम उसके लिए ग्रेजुएशन भी करनी पड़ती है? मतलब ग्रेजुएशन में है ना वो टॉपिक, इसलिए कह रही हूँ। चलूं आगे? यस मैम। कभी किसी को समझना हो ना तो मैं जरूर समझा दूंगी। ठीक है, ग्रेजुएशन का लेवल तो इतना आपका बन ही जाएगा बीएससी में, क्योंकि जब मैंने बीएससी की थी ना तब हमारा एक चैप्टर था, चैप्टर क्या भाई, पूरी बुक थी स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से। जो आप ये चीज एक चैप्टर में पढ़ रहे हो ना, वो हमने पूरी बुक पढ़ी है मोटी मोटी। ठीक है, तो आप तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, आप तो सिर्फ ये लगा लो 5% पढ़ रहे हो, हमने पूरा पढ़ने की कोशिश की है। पूरी पूरी बुक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। मैम नीट में भी पढ़नी पड़ेगी क्या हमें? ना 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 ना, अरे नहीं, नीट में क्या करोगे पढ़ के? ठीक है, उस बुक का, वो बुक पढ़ी है, नाम भूल गई मैं उसका, अच्छी बुक है काफी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। चलो आगे आओ, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतना समझ में आ गया? चलो ये जल्दी से पिक्चर देख लो बच्चे, मजे से क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। जल्दी देखिए, आपको दिख रहा है? जब रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या जो जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करे उसकी जगह देखो ब्लैक ब्लैक लाइंस आ रही हैं। कैन यू सी दैट? देखो बच्चा, यस मैम। ठीक है। किसी को ma'am. ये डार्क लाइट क्यों दिख रही है? किसी की वेवलेंथ कैसी है, किसी की वेवलेंथ कम ज्यादा है, उस वजह से दिख रहा है। और एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस आई थी, एमिशन स्पेक्ट्रम में वहां क्या आएंगी, ब्राइट लाइंस आएगी। और दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ना? यस मैम। चलिए, तो आप ये लिख भी सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा में। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए थोड़ा सा मेरे से, तो आप लिख सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम जनरली हम किस केस में पढ़ते हैं, एटम्स के केस में पढ़ते हैं, और जो बैंड स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करते हैं वो मॉलिक्यूल्स के केस में पढ़ते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती। अभी हम इसमें क्या पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं क्या पढ़ा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना। जबकि मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, अलग अलग लेवल्स होते हैं, ट्रांसलेशनल लेवल, वाइब्रेशनल लेवल, रोटेशनल लेवल। तो उनके बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलो आगे आ जाओ मैम, अब आ जाओ जो मेन कहानी आज हमें शुरू करनी है, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। जो एब्जॉर्प्शन वाला था वो तो जस्ट मुझे आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन देना था कि क्या होता है, वो देके खत्म कर देना था। अब आओ एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली बच्चे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये मत भूल जाना कि पढ़ क्या रहे, क्या पढ़ रहे हैं हम, जो बोहर मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था वही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है बच्चा? चल चलिए, हाँ कोई कुछ कह रहा है? मैम शॉर्ट में एक दो लाइन में लिख सकते हैं किस, क्या बेटा? हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो चेतना, शॉर्ट में लिख दो। सिर्फ ये लिख दो कि लाइन स्पेक्ट्रा जो है एटम्स के केस में पढ़ना, मॉलिक्यूल्स सॉरी बैंड स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल के केस में। इससे ज्यादा आपसे ना कोई टीचर पूछेगा ना कोई और पूछेगा। चलो मैं भी नहीं पूछूंगी, टेंशन ना लो, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन से मतलब है। चलो अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा मैम ये क्या लिख दिया, हमारे तो सर से ऊपर से जा रहे हैं, क्या लिख रहे हो आप, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। कोई बात नहीं, इसके थ्रू समझते हैं। आप लोगों को डायग्राम के थ्रू ज्यादा चीजें समझ में आती है। मैम ये किसका डायग्राम है? बेटा मेरे को बताने तो दो, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं अभी। आकांक्षा बेटा मैंने तो कुछ बताया ही नहीं है ना, अब बता रही। आपको याद है बच्चे, हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ ये शेल्स हैं, याद करो वो दिन हमारे। यस मैम। ये गोले बहुत गंदे बन रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये वाली चीजें हमने करी थी ना कि n=1 है, ये n=2 है, n=3 है। तो अब मैंने क्या किया ना, इसको पूरा नहीं लिया, इस पूरे एटम को, इसके सिर्फ लेवल्स ले लिए। कैन यू सी दैट बच्चा? ये n=1 लेवल है, n=2, 3, 4, 5, 6, 7 और इंफिनिटी तक ले गई। क्या ये क्लियर हुआ कि ये क्या लिखा हुआ है, n1, n2, n3, n4? यस मैम। ठीक है, अच्छा जी, चलो ये भी क्लियर हो गया।
अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया स्टार्टिंग में ही कि अगर मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट बोले तो n=1 है ना। अब आप क्या दे रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो। अब एनर्जी देगा तो वो क्या करेगा, फुदकेगा ना, है ना। उसको एनर्जी मिल गई तो दूसरे ऑर्बिट में भागेगा ना वो, अगर उसका एनर्जी डिफरेंस सेम होगा तो, ठीक है। चलो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जाएगा दूसरी ऑर्बिट में, तो मान लो उसमें n1 में जो शेल में इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी लेके हो सकता है n=2 लेवल पे चला गया हो, या 3rd लेवल पे चला गया हो, या 4th लेवल पे चला गया हो, लेकिन लौट के क्या आएगा, वो अपने घर ही आएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। वो अब हमें ये देखना है कि जब वो लौट के अपने घर आएगा तो वो कौन से लेवल पे जाता है, 3 पे जाता है, 4 पे जाता है, 5 पे जाता है, 6 पे जाता है, 7 पे जाता है, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो आपको दिख रहा है क्या, जो ये बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इधर ध्यान से सुनो बच्चा, यहाँ पे देखो, जब आपकी लाइन, ध्यान से देखना, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन वापिस रेडिएशन एमिट करके n लेवल n=2 से 1 पे आ रहा है, देख पा रहे हो आप, वो n=2 पे गया था एनर्जी एब्जॉर्ब करके, अब वापिस घर लौट के कहा आ रहा है n=1 पे आ रहा है, यानी कि ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। तो इसका एक नाम दे दिया गया, उसका नाम क्या था बच्चे, लाइमन नाम दे दिया गया, लाइंस का नाम दे दिया गया। क्या नाम था बच्चे, लाइमन, लाइमन, ठीक है। अगर वो मान लो, इधर देखो बच्चे, अगर वो 3 से 1 पे आ रहा है, या 4 से 1 पे आ रहा है, 5 से 1 पे आ रहा है, 6 से 1 पे आ रहा है, 7 पे 1 पे आ रहा है, तो उस सीरीज को आप क्या बोल रहे हो, वो लाइमन सीरीज है। यानी कि लाइमन सीरीज में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लौट के कहाँ आएगा बच्चे, जल्दी बताओ। 1 पे। चाहे वो फिर वो 7 से आ रहा हो, चाहे फिर वो इंफिनिटी से आ रहा हो, चाहे वो 6 से आ रहा हो, लेकिन लौट के कहाँ आएगा वो, n=1 पे, ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो अगर वो लौट के आया बच्चे n=2 पे, अगर वो लौट के आया n=2 पे, तो उसका नाम क्या है, उस सीरीज का नाम है बाल्मर सीरीज। आज ही याद करना है आप लोगों को, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। अगर लौट के वो 3rd वाले लेवल पे आया तो उसको क्या बोलेंगे हम, पाश्चन सीरीज। क्या बोलेंगे, पाश्चन सीरीज, आपको याद करवा रही हूँ। अगर वो लौट के 4th लेवल पे आया, किसी भी लेवल से लौट के 4th लेवल पे आया, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज। अगर लौट के वो 5 लेवल पे आया n=5, तो उसको हम बोलेंगे फंड, नॉट पी फंड, पी यहाँ पे साइलेंट है बच्चा, ठीक है। क्या बोलेंगे, फंड। अगर वो लौट के आया बच्चे 6 लेवल पे, तो उसको हम बोलते हैं हम्फ्री सीरीज, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम्फ्री सीरीज। क्या बोल दिया मैंने, कौन कौन सी सीरीज है, जल्दी देखो, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, फंड, ब्रैकेट, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। याद हो गया, याद करो जल्दी, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड। हो गया क्या लर्न, जल्दी बोलो। यस मैम। लाइमन बोले तो किस पे आएगा वो, n=1 पे आएगा। बाल्मर बोले तो लौट के किस पे आएगा, n=2 पे आएगा। पाश्चन n=3, ब्रैकेट में n=4। अच्छा, ये क्या लिया हुआ है मैम, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन, नियर इंफ्रारेड, ये क्या है, मतलब जब वो रेडिएशन एमिट करेगा तो लाइमन वाला यूवी रीजन में रेडिएशन एमिट करेगा, बाल्मर वाला विजिबल रीजन में। ये नीट का क्वेश्चन है, पहले बोल रही हूँ मैं, ये नीट का क्वेश्चन है। सिंपल ये पूछा गया कि जो बाल्मर सीरीज में बेसिकली जो रेडिएशन एमिट होती है वो कौन से रीजन में होती है, तो कौन से रीजन में होती है बच्चा पार्टी, विजिबल रीजन में होती है, विजिबल रीजन में होती है। पाश्चन में इंफ्रारेड के पास वाले रीजन में, ब्रैकेट में इंफ्रारेड, फंड में इंफ्रारेड, लाइमन वाली यूवी, बाल्मर विजिबल, ठीक है, और बाकी सारी इंफ्रारेड, ठीक है जी। ये वाला समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा, विजिबल रीजन वाला कैसे बताया आपने? मतलब ये बोला है बच्चे, जैसे इलेक्ट्रॉन लौट के n=2 लेवल पे आया, राइट, तो जब लौट के अपने घर आता है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा आकांक्षा, तो वो रेडिएशन जब एमिट करेगा तो किसी ना किसी रीजन में तो करेगा ना, यूवी रीजन में कर रहा है, विजिबल रीजन में कर रहा है, इंफ्रारेड रीजन में कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो बाल्मर वाला जो है वो किस में करेगा रेडिएशन एमिट बच्चे, विजिबल रीजन में। यानी कि जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होगी, ठीक है, ठीक है बच्चा। यस मैम। हाँ जी, बोलो, इतना क्लियर हुआ, सो दैट मैं आगे मूव करूं। यस मैम। यस मैम। ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, देखो नई नई चीजें हैं, थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को समझाते हुए चलूं, ठीक है।
कोई बात नहीं, आगे जाके हम बहुत सारी रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है 11th एक बार करवा दिया छुट्टी, कम से कम 3-4 बार रिवाइज कराऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, जब जब मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे भूल रहे हैं पहले वाला, उसी दिन मैं रख दूंगी क्या, रिवीजन का, क्लास। ठीक है। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा क्लास बोल सकते हो, ठीक है। चलो, उसके बाद ये देखो, यही लिखा हुआ इधर देखो बच्चा, लाइमन में N1 क्या होगा, N1 बोले तो उसका घर है ना, कहाँ से आ रहा है वो क्या है बच्चा, N2 है। क्लियर हो गया ना, कहाँ से आ रहा है वो N2 है, ठीक है। तो लाइमन में किस पे आएगा, वो 1 पे, बाल्मर में N1 2 होगा, पाश्चन में 3 होगा, 4 5, ठीक है बच्चे, बोलो हाँ या ना। हाँ मैम। अगर मान ध्यान से सुनना, आयशा समझ पा रही हो बेटा, मैम 6th वाली का क्या है? 6th वाली लिख लो, यहाँ पे मेंशन है, जनरली हर बुक में सिर्फ यहीं तक दे रखी होती है, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आते ना हम्फ्री सीरीज से, इस वजह से, ओके मैम। ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको ये मैम बोले, हम्फ्री में भी इंफ्रारेड होती है। किसमें बच्चे, हम्फ्री में। हाँ ठीक है। लाइमन सीरीज में बच्चे अगर आपको कोई ये बोले कि फर्स्ट लाइन बता दो, फर्स्ट लाइन बोले तो ये जो लाइंस है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन क्या होगी बच्चे, ध्यान से सुनना, कहां से कहां ट्रांजिशन होगी, N1 तो 1 ही होगा, लौट के तो वो कहां पे आएगा, N1 = 1 वाले लेवल पे आएगा। फर्स्ट लाइन बोले तो N2 क्या होगा उसका, 2 होगा। 2। सेकेंड लाइन बोलू तो सेकेंड लाइन में N1 विल रिमेन सेम, बट N2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसी अगर मैं थर्ड लाइन की बात करूं तो N3 क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। 4। ऐसी मैं अगर बाल्मर की फर्स्ट लाइन बोलूं तो N1 तो 2 हो जाएगा, लेकिन N2 क्या हो जाएगा, 3। सेकेंड लाइन बोलूंगी तो N2 4। समझ पा रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या बोलने को कोशिश कर रही हूँ? यस मैम। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे बच्चे मिनिमम एनर्जी की ट्रांजिशन बता दो, मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन लाइमन सीरीज में, तो कोई मुझे बता पाएगा, N2। N2 से N1 बोलो। यस मैम। यस और मैम। अगर कोई बोले मैक्सिमम एनर्जी की बता दो, तो इन्फिनिटी से 1। हाँ जी बच्चा पार्टी, थोड़ा सा क्या हो गया, डर गए क्या, देखिए क्वेश्चन No, ma'am. करवाने अभी मेरे को। चलो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। हाँ ये रे क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विथ, करो एक बार और मुझे कंफर्म करो कि क्या आंसर निकाल रहे हो सारे के सारे। पहले तो यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज लिख दो, क्योंकि मुझे जानना है क्या होगा। जल्दी करो, आयशा है क्लास में। यस मैम। मैम ये क्वेश्चन आप एक बार समझा देंगे, समझ नहीं आ रहा। चलो एक मैं करके दिखा दूं, इधर आओ। यस मैम। वो आपको बोल रहे हैं विच ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद, सेकेंड लाइन लाइमन सीरीज की क्या होगी, सेकेंड लाइन बोले तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, N1 तो हमेशा 1 ही रहेगा, 1। लेकिन सेकेंड लाइन क्या होगी, देखो इधर, ये थी बच्चे लाइमन की पहली लाइन और ये थी दूसरी लाइन, कहाँ से कहाँ आ रही है बच्चे, 3 से 1 में आ रही है ना। यस तो क्या हो जाएगा आयशा, 3 हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो अब बाकी करो फटाफट से। बाल्मर सीरीज में क्या हो जाएगा, N1 2। ठीक है, और N2 क्या हो जाएगा, 3। पक्का, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में N1 तो 1 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 4। सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज में N1 तो 3 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 5। 5। ओके, लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ ट्रांजिशन, मैक्सिमम वेवलेंथ बोले तो एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, इन्फिनिटी नहीं बच्चे, मिनिमम एनर्जी। N1 तो 1 ही रहेगा और N2 क्या रहेगा बच्चे, है ना, मिनिमम एनर्जी की ट्रांजिशन पूछी है ना, मिनिमम एनर्जी बोले तो मैक्सिमम वेवलेंथ, राइट, तो उसका ये होगा। क्लियर हो गया सबको बेटा? 32 Yes, आप प्लीज मेरे को ना बताया करो, अब मेरे को सिर्फ 5-6 बच्चों की आवाज आ रही है, कम से कम झूठ फूट कुछ तो बोलो ताकि मेरे को पता लगे, ऐसे तो झूठ मत बोलना, सच्ची बोलना, ठीक है।
मैं धीरे धीरे इसलिए चल रही हूँ। मैं मेरे को क्या जरूरत पड़ी है तुम लोगों को क्वेश्चन कराने की? क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, लेकिन इसके बिना तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, दिक्कत है ये। ठीक है, चलिए। हाँ, दिल विल भी भेज सकते हो, ये आपका होमवर्क है। आ गया, इधर देखो बच्चे सारे। अब हमें निकालना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपको मान लो कुछ भी दे देंगे क्वेश्चन में और आपको बोलेंगे कि नंबर ऑफ एमिशन लाइंस बता दो, किसी की भी लाइन में आपको बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन हुआ है, तो बता दो एमिशन लाइन, या इसको कई बार हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस भी बोलते हैं। अर्पित क्लास में है बेटा? हाँ जी, होने चाहिए। हाँ बोलो तनिष्का। मैम स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब हमारी लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है? हाँ, मतलब कितनी ट्रांजिशन हो रही है। जैसे मान लो आपका N2 है, मान लो 5 से 1 हो रही है आपकी ट्रांजिशन, है ना? तो जब वो 5 से 1 पे पहुंच रहा है तो बीच में और कितनी कितनी लाइंस आ रही है, टोटल आपको लाइंस बतानी है बेसिकली, समझ रहे हो? तो अब ये गिनने तो नहीं बैठोगे, ऐसे गिनने बैठोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखो सारे के सारे। नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, इधर देखो बच्चे सारे, number of emission lines n into n minus 1 divide by 2, n into n minus 1 by 2। n क्या है? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स, एक सेकेंड ऐसे लिखो, n क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट बोले तो समझ गए ना? कहाँ से हाँ, कहाँ से इलेक्ट्रॉन वापिस आ रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोल रही हूँ 5 से 1, 5 से 1 में आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है वो? 5 वाले लेवल से 1 में आ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 5 5 into 5 minus 1 कितना होगा? 10 लाइन्स हो गई। ठीक है यश? ठीक है, बाकी सब बोलो। यस Yes, ma'am. लेकिन ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, लिख लो, फंस जाओगे नहीं तो पेपर में। एप्लीकेबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू ड्रॉप टू n इज इक्वल टू 1। जब इलेक्ट्रॉन घूम फिर के n इज इक्वल टू 1 वाले स्टेट में आ रहा है, लेवल पे आ रहा है, तभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे। मैम अगर मान लो, हाँ मैम लाइमन सीरीज के लिए, हाँ यही लगा सकते हो, हाँ ये बोल सकते हो, क्योंकि लाइमन सीरीज में लोड के क्या आ रहा है, वो n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। लेकिन मैम अगर वो n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा हो, 3 पे आ रहा हो, फिर क्या करेंगे हम? फिर कैसे निकाल के आएंगे एमिशन लाइन? तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, वो ध्यान से सुनना। बेटा अनम्यूट कर लो अपने आप को प्लीज। जैसे मान लो बच्चे, अगर मैं बोल रही हूँ वो फोर्थ लेवल से सेकेंड लेवल पे आया, आपको निकालना है एमिशन लाइन्स। क्या निकालनी है बच्चा? एमिशन लाइंस। तो कैसे निकालेंगे आप? सारे ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को माइनस करो। 4 minus 2 कर दिया, कितना आया? 2 आया। कुछ नहीं करना, 2 में क्या जोड़ दो? 1 ऐड कर दो, मतलब उससे छोटा वाला नंबर ऐड करते दो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मान लो 6 to 2 है, आप क्या करेंगे नंबर ऑफ एमिशन लाइंस के लिए? 6 minus 2 कितना हुआ? 4। उसके नीचे वाले जितने भी नंबर है जोड़ दो, 3 2 1। कितनी लाइंस होगी जल्दी बताओ? 10 निकाल लोगे सारे बच्चे? अगर निकाल लो तो ये वाला क्वेश्चन करो, व्हाट इज द मैक्सिमम। अरे यश म्यूट कर बेटा। हाँ, सॉरी ध्यान नहीं दिया। What is the maximum number of emission lines when the excited electron of a hydrogen atom drops from? पहले में तो आ रहा है वो 7 से 1 में, तो सिंपल वो वाला फॉर्मूला लगा दूं? यस मैम। कितनी लाइंस आएंगी जल्दी बताओ मेरे को? 21 लाइंस। सेकंड में बताओ, सेकंड में बताओ। 10 लाइंस। 10 लाइंस। थर्ड में बताओ। 10। इसमें भी 10 आ रही है क्या? यस मैम मैम। 7.5 मैम 10 और इसमें 6 to ग्राउंड स्टेट में 15 लाइंस आ रही होंगी। ग्राउंड स्टेट बोले तो n इक्वल टू 1 आ रही है। तो Yes, सबसे ज्यादा ma'am, मैक्सिमम 15 किसमें है? ए वाले में। तो इसका आंसर ए। क्लियर है सबको? अभी तो बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन बाद में भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं किया तो। चले आगे, चलो। यस मैम।
उसके बाद क्या है बच्चे, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप लोगों का न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं, डरना नहीं है। ये रिडबर्ग नाम का एक स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट था, उसने क्या बोला, जितनी भी लाइंस आ रही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फन, हम्फ्री, जितनी भी लाइंस आ रही हैं, ठीक है, मतलब लाइंस कौन सी, जब वो क्या है हायर एक्साइटेड स्टेट से नीचे वाली स्टेट पे आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो जब वो रेडिएशन एमिट करता है, अगर आप उन रेडिएशन की आप जो वो एमिट कर रहे हैं, अगर आप उसका वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, अगर आप उसका वेव नंबर निकालना चाहते हैं, अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, अगर आप उसका एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए जो रिडबर्ग जी थे, उन्होंने क्या दिए, अलग अलग फॉर्मूला दिया। जैसे कि वेव नंबर को निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो क्या था, अभी मेरे साथ करो और आज की क्लास में ही लर्न करके जाएंगे। वो क्या था बच्चे, 109677, ध्यान से सुन लो, 109677 इनटू, यहाँ पे ऐड कर लेना z स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 क्या है आपका, जहाँ पे वो लौट के आएगा, और n2 क्या है, कहाँ से वो आया वो है। क्लियर है, n2 क्या है आपकी एक्साइटेड स्टेट है, n1 क्या है आपकी लोअर स्टेट है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ये वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, यानी कि आप यहाँ से वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, 10966677 को क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, विच इज RH। हाँ तनिष्का। मैम ये N1 और N2 के एक बार दोबारा बता दो। N1 क्या है बच्चे, जैसे मान लो आपकी ट्रांजिशन हुई है 5 से 1, ठीक है, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और N2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 5। ओके मैम। N2 इज योर हायर एक्साइटेड स्टेट, N1 इज योर ग्राउंड स्टेट। नहीं बोलूंगी, ग्राउंड स्टेट तो नहीं बोलूंगी, लोअर स्टेट बोलूंगी। हाँ विवेक बोल बेटा। मैम ये किस चीज में काम आता है फॉर्मूला, मैम समझ नहीं आया। बेटा मैं ये बोल रही हूँ, जो ये लाइंस आई है ना, जो जब उसने रेडिएशन एमिट करी है, जो आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे लौट के आ रहा है, जब वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, मैं बार बार ग्राउंड स्टेट बोल रही हूँ, कोई भी लेवल हो सकता है जिसमें वो आया है। अगर आप जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, अगर आपको उनकी वेवलेंथ या वेव नंबर किसी के बारे में बताना है, तो आप इन फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अभी ये क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा विवेक, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला रट्टा मारो, जल्दी रट्टा मारो, जल्दी रट्टा मारो। Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन होगा तो 1 होगा, लिथियम होगा तो 3 होगा, हीलियम होगा तो 2 होगा। चले, अगर एनसीईआरटी में तो z स्क्वायर नहीं दिया। बट आपको करना है, क्योंकि इसलिए नहीं दिया बच्चा, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है वो किसके लिए था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए उन्होंने नहीं दे रखा, ठीक है। और तो ये बच्चे लीव कर रहे हैं ना, रात वाला लेक्चर में फिर आना, तो मैं बताती हूँ सारे के सारे, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं बच्चे, और ध्यान रखना ये किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में है। ऐसे ही आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और अगर आपको वेव नंबर मीटर इनवर्स में निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मेन बस यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, इधर देखो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली यूजिंग बोहर मॉडल। ये मैं ऑलरेडी आपको लोगों को बता चुकी हूँ। द रेडिएशन, ध्यान से सुन लो, द रेडिएशन या एनर्जी इज एमिटेड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, द एनर्जी गैप बिटवीन 2 ऑर्बिट, ठीक है। अगर आपको 2 ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, डेल्टा ई से निकाल सकते हो, ठीक है, डेल्टा ई से निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला बच्चा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा रहे हो तो इसको पुट्ठा करना पड़ेगा आपको, n2 पहले n1 बाद में, समझ रहे हो। चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आप इसके आगे माइनस का साइन, याद करो मैंने आपको ये लिखवाया था ना, याद करो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n2 स्क्वायर लिखवाया होगा उसमें, अगर आप लोगों को याद आ रहा है थोड़ा तो। यस मैम। वो मैंने क्यों लिखवाया था, क्योंकि मैंने देखो बाहर माइनस का लगाया हुआ साइन, तो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, समझ रहे हो। ये चीज में धोखा मत खा जाना, मैं फिर बता रही हूँ, जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। Yes, या अगर ma'am. आपको इसको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लो
ठीक है जी, बोलो मैम पॉजिटिव क्यों आएगा? बेटा। एनर्जी चेंज कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, चेंज हमेशा पॉजिटिव में आता है। चलो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या कहता है, इधर देखो विवेक, देख बेटा अब समझ में आएगा। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, जो लाइट एमिट हुई उसकी वेवलेंथ पूछ रहा हूँ, समझ रहे हो? तभी ये फॉर्मूला आए। जो आपकी लाइट एमिट हो रही है उसकी वो वेवलेंथ भी पूछ सकता है, वो वेव नंबर भी पूछ सकता है, उसकी वो एनर्जी भी पूछ सकता है, उसकी वो फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। ठीक है जी विवेक, ठीक है। When the electron in a hydrogen atom undergo transition from energy level from n is equal to 4 to the energy level with n is equal to 1, आपको वेवलेंथ निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला बच्चे, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/2 सॉरी 1/n2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। पक्का जी। चलिए अब आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल के हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 109677, z यहाँ पे 1 ही है, n1 क्या है बच्चे यहाँ पे 1 और n2 क्या है 4। बोलो हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा 109677 इंटू 15/16, ये आ जाएगा 1/λ। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाऊं? एक बार मुझे प्लीज कंफर्म करो सो दैट मैं आगे वाला न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराऊं। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, आपको ऐसे एनसीईआरटी में कम से कम 7 to 8 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आराम से, आप कर सकते हैं ट्राई। मैम अगर एनसीईआरटी लगा लेंगे पहले तो मैम बेस स्ट्रांग हो सकता है इस चैप्टर का। बिल्कुल हाँ, यही तो मैं आज ग्रुप में बोल रही थी कि इस चैप्टर का अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना, मतलब इस चैप्टर को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू योर एनसीईआरटी। मैंने ग्रुप पे मैसेज देखा ही नहीं रहता ना, स्पैम होता रहता है, मैसेज आते रहते हैं। अच्छा, ये कोई नहीं, मैं इसको रुकवाऊंगी स्पैम को, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स है ना आप लोगों के, उनको अगर आप सोल्व करोगे, इवन अगर आप ओपन करके देखोगे एनसीईआरटी को, विवेक अगर देखा भी होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, करके बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ बोलो सुहानी। 9.72 आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू? यस मैम। ठीक है, देखना एक बार। हाँ जी मैम 16 के ऊपर क्या लिखा है नीचे? ये 15 लिखा है। 16 माइनस 1 कितना होता है सुहानी? 15 बेटा। ओके चलूं मैं? यस मैम। चलो और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। इस पे मेरी तरफ से लिखो, लिखोगे तो क्या ही, मैं लिख देती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। देखो इसको मैं कैसे सोल्व करती हूँ, ध्यान से देखो, बस थोड़ा सा ही रह गया लेक्चर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड, ध्यान से सुनना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन, जो लाइट एमिट हुई है, कब एमिट हुई है? जब 4 से 2 की ट्रांजिशन हुई है हीलियम के लिए, वो इक्वल है टू द ट्रांजिशन इन एच एटम करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। यस मैम। चलो मैं देखो कैसे करके दिखाती हूँ, इसको मैं करा देती हूँ, बाकी जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आप खुद करना। आपको पता है बच्चे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? c/λ, है ना? यस मैम। चलो ध्यान से देखो, c/λ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? कोई मुझे बताएगा 1/λ की वैल्यू? अभी मैं बता के आई हूँ ना आपको, रिडबर्ग कांस्टेंट 109677 into 1/n1 square minus 1/n2 square। तुम्हें जेड स्क्वायर भी आएगा ना? इंटू जेड स्क्वायर, हाँ बेटा आएगा, क्योंकि हीलियम की बात हो रही है। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/2, सॉरी ये आएगा 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी बात थी? हीलियम की बात। इसकी फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी के बराबर है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन।
तो मैं क्या करूंगी, C इंटू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पहले बताओ इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यही बोला है, ठीक है। तो C से C कैंसिल, RH से RH कैंसिल, ठीक है जी। अब हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 2 यानी कि 4, N1 की वैल्यू क्या है, कहां से कहां आ रहा है वो 4 से 2 में आ रहा है, यानी कि N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 यानी कि 4, और ये कितनी हो जाएगी बच्चा 16, बोलो। यस मैम। और ये क्या हो जाएगी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, क्योंकि Z4 हाइड्रोजन इज 1 है ना। तो बस इसको अंदर ले जाओ, 4 को अंदर ले जाओ, क्या हो जाएगा इधर देखना 1 माइनस 1/4, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो एक बार। मैम 16 कहाँ से आया? हाँ 16 4/16। बच्चा देखो ना 4 से 2 ट्रांजिशन हो रही है ना, तो N2 की वैल्यू क्या है 4 है ना, तो नीचे N2 का स्क्वायर है तो 16 नहीं होएगा, यस मैम। ठीक है। तो देखना पहले मुझे कंफर्म करो क्या ये लिख सकती हूँ इसको ऐसे, यस मैम। 1 माइनस 1/4 बोले तो 2 का स्क्वायर, तो यानी कि आपको यही तो बताना था N1 क्या है 1 और N2 क्या है 2, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सेकंड। कैसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके नीट वाले एग्जाम में, नीट में जेई में भर भर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। चलो आगे बेटा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डाउट हुआ हो इसमें मैम क्या कबाड़ा कर दिया, ताकि मैं दोबारा से समझा दूं। ठीक है, सब सही चल रहा है? हाँ बेटा बोलो। मैम मुझे समझ में नहीं आया। देखो गलत बात है ना, अब मेरे पूछने पे क्यों बोली तुम, इधर आओ। क्या है बेटा इसमें, ध्यान से देखो। जो फ्रीक्वेंसी है हीलियम और हाइड्रोजन एटम की वो बराबर है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है महक, C/λ होती है बेटा। यस मैम। और 1/λ की वैल्यू क्या थी, ये थी है ना, ये सारी। तो मैंने क्या किया, पुट कर दी, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो दोनों की इक्वल लिख लिया। पहला वाला हीलियम के लिए था, दूसरा वाला हाइड्रोजन के लिए है। C कांस्टेंट है, RH कांस्टेंट है, काटा कैंसिल। Z क्या है बच्चे, हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि Z इज इक्वल टू 2 फॉर हीलियम। N1 क्या है, किस पे आया है वो, ट्रांजिशन कहां से कहां हुई है 4 से 2 पे हुई है, तो N1 क्या हो जाएगा बच्चे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर किसके बराबर आया, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो आपको वही तो बताना था कि जो ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम में हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग बेसिकली आपको ट्रांजिशन बतानी है हाइड्रोजन एटम में कहां से कहां हुई है। तो कहां से कहां हुई है, 2 से 1 में हुई है महक, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, खुद से सोल्व करना, बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बताओ बच्चे, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट एमिशन लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले तो मुझे बताओ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, आयशा फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बता बेटा। मैम फर्स्ट लाइन में N1 जो होगा वो 2 होगा और जो N2 होगा वो 3 होगा। वेरी गुड, पता चल गया N1 और N2 की वैल्यू सबको। विवेक पता चल गई, तनिष्का यस मैम। ठीक है, अर्पित, दिव्यांश, चलिए तो बस अब क्या Yes, निकाला, वेव नंबर निकालना, निकाल लो RH। RH इंटू Z स्क्वायर लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो बच्चा, 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा। आंसर बताना क्या आएगा, सोल्व करो इसको। 5R/36 आ रहा होगा, मैम C आ रहा है, यस यस मैम। इजी इजी था। यस Yes. मैम। ये वाला करके बताओ। if the shortest wavelength in Lyman series of hydrogen is A, then the longest wavelength in Paschen series of helium plus, इस पे लिखो important। बस यही क्वेश्चन है, बाकी ये आपका अच्छा चलो कोई नहीं, मैं ही करवा दूंगी। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले तो बच्चा मैक्सिमम एनर्जी,
Yes, ma'am. Because wavelength is inversely proportional to एनर्जी एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी बोले तो लाइमन सीरीज की बात हो रही है, तो n11 और n2 क्या होगा? इंफिनिटी। इनफाइनाइट। पहले तो जल्दी से वो निकाल लो। क्या निकालोगे? 1/λ। रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1 माइनस 1/∞। तो यानी कि बेसिकली 1/λ किसके बराबर आ गया? रेडबर्ग कांस्टेंट के। लैम्डा किसके बराबर आ गया? 1/RH के। यस मैम। बोलो। और इसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है? a, यानी कि RH किसके 1/RH किसके बराबर आ गया? a के बराबर आ गया। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे आप दूसरे का निकालो। मैम दूसरे वाले में n की वैल्यू 3 हो जाएगी ना? हाँ। n1 और हाँ। n2 इंफिनिट। हाँ हाँ हाँ। देखो ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि नहीं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि मिनिमम एनर्जी बेटा। मिनिमम एनर्जी बोले तो पास्चन में n13 होता है मिनिमम एनर्जी। सबसे कम ट्रांजिशन किसकी होती है? n2 4, यानी कि 4 से 3। तो अब वैल्यू पुट करो सारे के सारे। 1/λ, रिडबर्ग कांस्टेंट 1/9 माइनस 1/16। देखो कितना आ रहा है सोल्व करने के बाद? 1/λ आ रहा होगा 7r/144। यस मैम। आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, ये किसी पे कैंसिल होगा क्या? एक चीज भूल गए हम लोग, Z² लगाना भूल गए भाई। हीलियम दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना मत भूलो। ठीक है, तो यानी कि इस वाले केस में मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ। 1/λ क्या आया? खुद करो, अगर खुद कर रहे हो नोटबुक में तो ही क्लियर होगा। मेरा कॉपी कर रहे हो तो पक्का कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। 7r इंटू 4/144। इसको थोड़ा सा सोल्व करना। किस पे जाएगा ये? 7r/36। यस मैम 36 पर ही जाएगी। 36 पे जाएगी। रुक जाओ एक बार दक्ष। ठीक है, तो यानी कि 1/λ कितना आ गया बच्चे? 7r/36। खुद निकाल एक बार, समझ में आ जाएगा। और 1/r क्या है आपका? देखो ना कैसे करेंगे इसको। लैम्डा निकालना है। लैम्डा बोले तो 36/7r और 1/r क्या है? a। तो क्या हो जाएगा? 36a/7। कुछ नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन को देखो एक बार सारे आओ, अगर ऊपर से गया सबका। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले तो मैक्सिमम एनर्जी। ध्यान से सुनो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले तो मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी आज बेशक 5:30 बजे, लेकिन करा के जाऊंगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले तो मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि लाइमन सीरीज में n1 रहेगा, n2 इंफिनिटी रहेगा। तो मैंने क्या निकाल लिया इससे कि जो 1/λ है वो RH के बराबर आएगा। वेवलेंथ हो गई 1/RH, और वेवलेंथ कितनी दे रखी है बच्चे? a दे रखी है। क्लियर है सबको? अब आपको पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज क्या होगी? हीलियम का। तो पास्चन सीरीज में आपको पता है n1 क्या होता है बच्चे? 3 होता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोले यानी कि सबसे कम एनर्जी वाली ट्रांजिशन कौन सी होती है? 4 से 3 वाली, यानी कि n2 4 आएगा। वैल्यू पुट करी मैंने, 1/λ निकाला, और फिर वहां से मेरे को पता था कि 1/RH किसके बराबर है? a के बराबर है। तो बस मैंने पुट कर दी वैल्यू से। और सिंपल, खुद निकालोगे तो ही आएगा, मेरा देख के करोगे तो शायद कम समझ में आएगा बच्चे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे 7r/36 आया, तो 4 से डिवाइड किया तो उसके बाद क्या होगा? पहले यहाँ पे डिवाइड किया बेटा मैंने। 4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारा आया 7r/36। तो मैम 4 से मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं आ रहा वो। क्यों नहीं आ रहा है? एक बार इसको सोल्व करना। ध्यान ही तुम लोगों का कहीं और है। कितना आ रहा है सोल्व करने पे? इसको कैंसिल करो ना 36 पे। सॉरी मैम, मैं देखा नहीं, कैंसिल हुआ। लैम्डा क्या होगा? 36/7r, और 1/r मैं अभी निकाल के आई हूँ। किसके बराबर है? a के बराबर, यानी कि लैम्डा कितना आ जाएगा? 36a/7।
क्लियर हो अभी गया। सबको क्लियर है? सबको? Yes, दक्ष, दक्ष ये वाला क्वेश्चन देखो। फॉर एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम Ni इज इक्वल टू 8 टू NF इज इक्वल टू N, यानी कि क्या बोलना चाह रहा है, 8th लेवल से वो कहाँ पे आया है बच्चे, N लेवल पे आया। उसको उसने नहीं बताया कौन से लेवल पे आया, सिंपल बोल दिया N लेवल पे। बोलो हाँ या ना। फिर उसने क्या किया है, वेव नंबर वर्सेस 1/n² का ग्राफ प्लॉट किया है। तो हम भी कर लेते हैं, इसमें क्या है। n1² क्या है बच्चा, देखना, n² माइनस 1/64। बोलो हाँ या ना। यस मैम। इसको मैं थोड़ा ओपन कर लेती हूँ। RH इंटू 1/n² माइनस RH इसको लिख लेती हूँ 1/8 का स्क्वायर। ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया गया बच्चा, इसके बीच में, और किस एक्सिस पे, और ये किस पे हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे। बोलो हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका स्लोप। बताया था मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c। यस Yes, मैम। ये मत बोलना नहीं बताया। तो Yes, यानी ma'am. कि इस इक्वेशन का जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, RH हो जाएगा। और अगर कोई आपसे इंटरसेप्ट पूछता तो माइनस, नेगेटिव हो जाता। तो यानी कि आपसे यही तो पूछा है, स्लोप क्या पूछा है, प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट 1/n²। तो क्या होगा इसका आंसर, लीनियर होगा, लेकिन जो स्लोप होगा वो कितना होगा, RH। मतलब इस टाइप से कुछ ग्राफ होगा, इस टाइप से। बोलो हाँ या ना। अब ये मत बोलना नहीं सिखाया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, y एक्सिस पे वेव नंबर है, x एक्सिस पे 1/n² है, तो RH क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। बोलो Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। थोड़ा सा इसमें मेरे को ट्रिक बतानी, वैसे तो कर लोगे, इजी है, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक से करवाऊंगी क्वेश्चन। वो ये बोल रहा है, बस 5 मिनट दे दो। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। क्या बोला है वो, आपके यहाँ पे मसल्स में पेन है, ठीक है, आपको क्या कराना है, बेसिकली ट्रीटमेंट कराना है। ट्रीटमेंट जो आप करा रहे हो, तो आपके मसल्स पे रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं वो बेसिकली, ठीक है। तो जो उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, अराउंड कितनी होनी चाहिए, 900 नैनोमीटर होनी चाहिए। क्लियर। तो वो ये पूछ रहे हैं, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज सुटेबल फॉर दिस पर्पस। मतलब इसके लिए कौन सा लाइन जो है वो ज्यादा सुटेबल है। क्वेश्चन समझ में आया सबको। अब आप क्या कर सकते हो बच्चे, सेकंड ऑप्शन आ रहा है सबका, चलो देख लेते हैं। देखो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो, एक काम करो, मुझे तो वैसे मतलब देखते ही पता चल गया सेकंड आएगा, आपको दिख रहा है तो वैसे देखो निकाल के देखते हैं। RH 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। n2 क्या है बच्चा, इंफिनिटी, और n1 क्या है, 3, ठीक है। और ध्यान रखना ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, देखना, RH की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है 10⁵, और ये क्या हो जाएगा, देखना 1/9, और ये तो 1/∞ 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस। 1/λ⁵/9, और लैम्डा क्या आ जाएगा बच्चे, 9/10⁵। अब आपको किसमें चेंज करना है, नैनोमीटर में चेंज करना। लैम्डा इतना ही आ रहा होगा, 900 नैनोमीटर। देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 बनेगा, 1 से इंफिनिटी से 1, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 4 कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ और ही आएगा भैया, जब माइनस करोगे 1/9 माइनस 1/25। यहाँ पे आपको दिख रहा था, मेरे को ट्रिक बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको पता है। मैम देखते ही आ गया था आंसर। ठीक है विवेक, मैं लगा दूंगी बेटा, टेंशन मत ले। आ गया, लैम्डा 900 नैनोमीटर आ रहा है। इसको एक और तरीके से बताऊं क्या, ये देखो नैनोमीटर में कैसे बदलोगे, ये किस में आया बच्चे, सेंटीमीटर इनवर्स में आया ना आपका वेवलेंथ, नहीं वेवलेंथ आपका आया सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज कर लो। आपको पता है ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होते हैं, ठीक है। और आपको पता है 1 मीटर में नैनोमीटर कितने होते हैं, 10⁹ तो बस इसको कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। हो जाएगा, ये आपको Yes, ma'am. करना है। तो बस फाइनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका फिनिश। कैसा लगा,
मैम चैप्टर अभी फिनिश नहीं होना। नो 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 नो, अभी तो नहीं हुआ। मैम कब तक हो गए चैप्टर फिनिश? क्या हुआ बेटा?